फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 15, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो हमारी प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं और इनसे बचने के उपाय, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, तेज हवाओं का चलना। तो ये जब हमारे वातावरण में असंतुलन होता है उसकी वजह से होता है, और फिर इसके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं जिनको हमें झेलना पड़ता है। अब मानव है, जैसे अब आपको पता है कि जब लड़ाई हो जाती है दो देशों के बीच में या दो, तो उसमें तो मानव है लड़ सकता है उससे और अपना बचाव कर सकता है। लेकिन जब बाढ़ आ जाती है, अचानक चारों तरफ से पानी पानी हो जाता है, उससे आप कोई बचाव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे भूकंप आते हैं, इमारतों की इमारतें गिर जाती हैं। तो इन चीज़ों पर काबू पाना मानव के, इंसान के हाथ में उस समय पर नहीं होता है। तो आज हम इस पाठ में, जो हमारा है पाठ 15 कक्षा 8 विज्ञान, इसमें पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उनके परिणाम और उनसे बचने के उपाय। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 15। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, आप पिछली कक्षा 7 में भी इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो इस पाठ में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चक्रवात मानव जीवन के संपत्ति को कितनी क्षति पहुंचाते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। तो एक लिमिट तक, अब जैसे अगर आपको पता लग जाए कि बाढ़ आने वाली है, तो आप क्या करोगे? अपनी जान को सुरक्षित कर कर किसी सुरक्षित स्थान पर आप पहुंच जाओगे। लेकिन अब भूकंप आता है तो पता ही नहीं लगता इंसान को। अगर हल्का सा झटका होता है तो बोलते हैं ना कि आपको जाकर खुले मैदान में खड़े हो जाना चाहिए, ताकि वहां पर आप अपनी जान का तो बचाव कर सकते हो, लेकिन जो आपकी संपत्ति है आप उसको नहीं बचा सकते। तो इसीलिए इस पाठ में यही बताया गया है। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं, देखो, पहले क्या बता रहे थे कि तूफान और चक्रवात के बारे में। अब इसमें आप दो और पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? तड़ित, मतलब बिजली का चमकना, बिजली का गिरना, ये आप तड़ित का ये अर्थ होता है। और फिर भूकंप से हम इस पाठ में इन पर चर्चा करेंगे, और इन जो ये हमारी घटनाएं हैं, इनके विनाश को कम करने के भी उपायों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है तड़ित। तड़ित क्या होता है? तड़ित होता है बिजली का चमकना या बिजली का गिरना। तड़ित का अर्थ होता है बिजली। तो विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। तो तड़ित क्या है? विद्युत के जब तार, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर या गली मोहल्ले में, या आप जहाँ रहते हैं सोसाइटीज़ वगैरह में, वहाँ बिजली के खंभे होते हैं जहाँ से सब घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। तो वो उस तार, वहाँ पर मेन खंभे पर अगर बिजली का कोई भी वायर, तार लूज़ हो जाएगी तो क्या होगा? हवा चलती है या वैसे भी तारें हिलती हैं, कोई पक्षी बैठ जाता है तो वो तारें हिलती हैं, तो उसमें से जो है चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती हैं।
और इसके अलावा आपके घर में कभी कोई स्विच है ख़राब होता है, आपको नहीं पता होता है, आप उसमें कोई प्लग लगाते हो, बटन दबाते हो, तो एकदम उसमें से क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो आपने ये देखा कि अपना सॉकेट और बिजली के खंभे, तो जो तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। तो बिजली भी क्या है, जो है एक बहुत बड़ी आपदा है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के अतिरिक्त होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा है जब मौसम खराब होता है, बारिश का समय होता है, तो आकाश में कितनी ज़ोर से गर्जन होती है और फिर कितनी ज़ोर से बिजली कड़कती है। आपने कभी देखा है कि आकाश में भी चमकती हुई बिजली दिखाई देती है, दिन के समय में भी और रात में भी, अंधेरे में कितनी ज़ोर से बिजली चमकती है। तो पहले समय के लोग होते थे, वो कहते थे कि भगवान हमसे नाराज़ हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो वो डर जाते थे। पर आज के समय का मनुष्य है, डर तो उनमें भी होता है, क्योंकि वो चमकती हुई बिजली जहाँ पर भी गिरेगी तो वहाँ पर बहुत ही नुकसान होता है, मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है, वहाँ की ज़मीन भी खराब हो जाती है। तो जो है अब जो है हमें इन चिंगारियों से, इन बिजली गिरने की जहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी जानते थे, अब ये जो चिंगारियाँ हैं इनके विषय में यूनान के लोग बहुत अच्छे से जानते थे। 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर, एक प्रकार की रॉल, को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में ही एक परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 200 वर्ष लग गए, 2000 वर्ष जो है वो लग गए। तो बच्चों, आपने कभी देखा होगा जब आपने कोई वस्त्र ऐसे पहने होते हैं सिंथेटिक या ऊनी, तो आप क्या देखते हो, वो आपस में रगड़ खाते हैं ना, तो उनमें एक कंपन सी पैदा होती है। तो ये जो है, जो हमारे वैज्ञानिक थे 600 ईस्वी पूर्व के यूनान के, उन्होंने कहा कि ये जो है फर के अंदर एक राल होती है जो कि आपस में ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और जब हम ऊनी और ये पॉलिस्टर के कपड़े वो करते हैं, उतारते हैं या पहनते हैं, तो ये बाल खड़े हो जाते हैं। तो आप अंधेरे में इनको उतारते और पहनते समय आप देखेंगे कि इनमें एक हल्की सी आपको जो है ध्वनि के साथ हल्की सी आपको चिंगारी देखने को मिलेगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सन 1752 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी है, ये वास्तव में क्या है, एक परिघटना है। और इसको साकार होने में कितना समय लग गया, 2000 वर्ष लग गए। अब
बूझो कह रहा है मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। देखो, किसी भी बात को पूरी तरह से पुष्टि करने में बहुत वक्त लगता है, तो उनको वो बूझो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको इतना समय क्यों लगा। तो पहेली क्या कहती है, वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। तो जो ये हमारे वैज्ञानिक खोज करते हैं, तो ये क्या है, बहुत लंबे समय तक लोगों को इस चीज़ों के लिए परिश्रम करना पड़ता है और देखना पड़ता है, और तब जाके जब वो पूरी अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं वैज्ञानिक, तब वो कहते हैं कि हमने यह प्रयोग किया है, अब ये सब करने से हमें ये फ़ायदा होगा। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं। अब वो क्या कहते हैं, अब हम यह देखेंगे कि ये जो आकाश में बिजली चमकती है, ये किस वजह से होता है, इसका अब अध्ययन किया जाएगा। तो विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो पैमाने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। तो क्या है बच्चों, आपको बताया है ना कि जब भी हम आपको कोई चीज़ अच्छे से समझाना चाहते हैं, तो आपके सामने हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, जिससे आप बातों को अच्छी तरह से समझ जाते हो। तो आप कुछ खेल खेलते वक्त आप क्या करते हो कि प्लास्टिक के कुछ भी खिलौने होते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चों के पास प्लास्टिक के किचन सेट होता है और डॉक्टर सेट होता है, उनको अगर आप लेके अपने सूखे बालों में रगड़ो, तो आपको क्या होगा, तो वो पैमाना जो है कागज के छोटे टुकड़ों को कैसे कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब क्रियाकलाप देखें आप, रगड़ द्वारा आवेशन। ये रगड़ द्वारा आवेशन कैसे होता है, बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। अब आप पढ़ रहे होते हो, पेन से काम कर रहे होते हो, जब जो भी पेन आपका खाली हो जाए उसकी रिफिल को बाहर निकालो, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दाने के साथ दोहराइए और इसको नोट कीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं, जब आपके पॉलीथीन ये बॉल पेन खाली हो जाता है, तो इसको किसी उस पर पॉलीथीन पर रगड़कर और फिर इसको कागज़ के छोटे टुकड़ों पर लाओ, और फिर क्या करो, रगड़ा गया जो सिरा होता है वो क्या होगा, वो पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो उसमें एक विद्युत आवेश आ जाता है, और फिर वो दूसरी चीज़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे अब ये आप किस किस के साथ करते हो, ये आप क्रियाकलाप कर सकते हो, जैसे छोटी छोटी सूखी हुई पत्तियाँ, भूसा, सरसों के दाने, इनके साथ भी आप यह कर सकते हो। आगे देखो, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो उसमें एक विद्युत आवेश जो है आ जाता है। तो किसी भी चीज़ को अब जैसे अब खाली उसको हम रगड़ रहे हैं तो एकदम गर्म हो जाएगी, तो उसमें एक करंट सा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। तो बच्चों, वो भी क्या करता है, एक विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं को आप क्या कहते हो, जैसे आप कंघी बालों में कर रहे हो,
तब भी आपके बालों में एक अजीब सा वो होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? आवेशित वस्तुएं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी अवशोषित हो जाते हैं। तो क्या होता है? रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। तो अब आपने क्या करना है? आपकी जानी पहचानी कुछ वस्तुएं हैं, उनको आवेशित किस तरह से करना है। अब ये देखो, आप एक और क्रियाकलाप आया। सारणी 15.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्रित कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए गए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभवों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। तो कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं? जैसे रगड़ी गई वस्तु, पदार्थ जिसे रगड़ा जा रहा है, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है या नहीं करती, आवेशित है या आवेशित नहीं है। अब रिफिल है, रिफिल को आपने रगड़ा तो वो रिफिल पदार्थ जिससे रगड़ा जाएगा वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है आप लिखेंगे पॉलीथीन है और ये आकर्षित करती है कागज के टुकड़ों को, तो ये क्या है? आवेशित है। फिर है गुब्बारा। गुब्बारा क्या है? गुब्बारा भी जो है वो चिपकता है। वो किससे चिपकता है? शुष्क बालों से। तो वो कागज के टुकड़ों पर आकर्षित होगा और वो आवेशित है। फिर है रबड़। रबड़ जो है वो ऊन पर आकर्षित नहीं करती है, वो आवेशित नहीं है। स्टील का चम्मच। स्टील का चम्मच भी पॉलीथीन पर आप रगड़ो या ऊनी वस्त्र पर तो वो नहीं होगा, तो वो भी आवेशित नहीं है। अब अगला देखिए आप, आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्यन क्रिया। तो आवेशों के जो प्रकार हैं वो क्या हैं और इनकी कौन सी क्रियाएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। तो जो है इसके लिए आपको क्या करना है? 15.1 में कुछ वस्तुएं हैं वो लेकर इनको करना है। 2 गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अब इन्होंने वहाँ से 15.1 में से क्या लिया है? गुब्बारे लिए हैं और इनको फुलाकर ऐसे लटकाया है और दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? अब देख रहे हैं आप, ऐसे गुब्बारों को लटकाया है और फिर जो है वो गुब्बारों को रगड़कर। आइए अब हम इन क्रियाकलापों को पेन के बेकार रिफिल के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ना है। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए गिलास में रखना है। दूसरे रिफिल को पॉलीथीन से जो है रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। क्या गिलास में रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि विभिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आइए पता लगाइए। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से ग्लास में रखिए। इस रिफिल को निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रैक्टिकल कीजिए। अब देखो आप, ये आपको पूरा हमने बता दिया। इसमें क्या है? पहले चित्र में
गुब्बारे फुलाकर धागे से उनको ऐसे बांध दिया गया। दूसरे में क्या किया, ग्लास में पानी लिया और उसमें रिफिल डाल दिया। तीसरे में कि गुब्बारे पानी उस ग्लास में तो रिफिल है और ऊपर उसके गुब्बारा लगा दिया। तो क्या ये जो है विपरीत आवेश में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बताना है। पहले में आपने क्या बताना था, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर आपको बताना था कि समान आवेशों के बीच अन्योन्यन क्रिया होती है। तो अब हमने ये तीनों प्रैक्टिकल जब किए तो इसका क्या सारांश निकला वो देखो आप। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को अपनी तरफ आकर्षित किया। तीसरा, एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित नहीं किया। तो देखा अब तीनों में कितना अंतर हुआ। गुब्बारे ने गुब्बारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फिर रिफिल ने रिफिल को किया। उसके बाद जो क्या था, गुब्बारे ने क्या किया, उस रिफिल को आवेशित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो समझ में क्या आया आपको कि किस तरह से जो है गुब्बारे जो हैं एक दूसरे गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है, इसीलिए वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। तो अब बच्चों ये धनावेश क्या होता है? रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश, रेशम की कोई भी जैसे कांच की छड़ को हम रेशम पर रगड़ते हैं तो उससे जो अर्जित आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धनावेश। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच में एक क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेशन होना चाहिए? आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो क्या होता है? तब विद्युत धारा बनती है। रगड़ने पर जो है उत्पन्न विद्युत आवेश क्या होते हैं? स्थैतिक होते हैं, वो एक जगह पर ही रहते हैं और वो अपने आप गति नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि वो स्वयं गति नहीं करते हैं। जब वो आवेश में गति करते हैं तो क्या होता है? तब विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। तो क्या है बच्चों कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है और तार गर्म हो जाते हैं और वो कोई भी आवेश में प्रवाह नहीं करते हैं। अब आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है ये आपको हम पढ़ाएंगे। अब इसके लिए आपको एक पहले क्रियाकलाप करना है। मुरब्बे की एक खाली बोतल लेनी है, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेना है और इसमें एक छिद्र
करना है, मतलब एक छेद बनाना है और जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। आपके पास पेपर क्लिप होगी, वो आप पहले क्या करना है, आपने एक खाली बोतल लेनी है और बोतल के ऊपर एक गत्ता, थोड़ा बड़ा साइज का गत्ता रखना है और उसमें एक छेद करना है और फिर उसमें आपने पेपर की क्लिप घुसानी है। ये आपको एक चित्र दिया हुआ है साथ में 15.4, इसमें आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। अब आपको क्या करना है, एल्युमिनियम की शीट आती है बहुत पतली पतली सी, वो कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटनी है। चित्र के अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाना है। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहें। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? तो आपने देखा कि किस तरह से ये किया गया है। एल्युमिनियम की पन्नियों की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक हैं। आपको पता है जितनी भी हमारी ये धातुएं हैं ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, तभी हमारी वायरिंग में आपने देखा है तांबे की तार होती है, एल्युमिनियम की तार होती है, तो ये हमारी जो हैं अच्छी चालक हैं। तो समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को क्या करेंगी, अपनी तरफ प्रतिकर्षित करेंगी और वो फैल जाएंगी। और इसके अलावा क्या होगा, इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई भी वस्तु है वो आवेशित है या नहीं है। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी। इस युक्ति को क्या कहा जाता है कि जब वो एक दूसरे के तरफ आकर्षित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस युक्ति को हम क्या कहेंगे, विद्युतदर्शी। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श करना है। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है और पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराना है। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां जो हैं वो क्या हैं, अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संक्रमण कहते हैं। तो अब क्या हुआ, अब ये पट्टियों का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया सारा, तो फिर जब हमने इन पट्टियों को हमने इन पट्टियों को जब अपने हाथों से स्पर्श किया तो यह जो है पट्टियों का जो आवेश है वो हमारे शरीर से होकर कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। तो जब पन्नी की पट्टियां जो हैं वो क्या हैं, अनावेशित हैं और किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजना, आवेशित वस्तु क्या हो गया, वो पन्नी की पट्टियां।
और वो क्या है, वस्तु किससे आवेश में जब हो जाती है, मिल जाती है, तो वो क्या होता है, वो पृथ्वी में जब चली जाती हैं तो इस प्रक्रिया को वो क्या कहते हैं, भू संक्रमण। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संक्रमण की व्यवस्था की जाती है। आपके आसपास जब कोई घर बन रहा हो तब वहाँ पर आकर आप एक बात ये पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है कि भूकंप आए तो यह भवन जो है ऐसे ही स्थिर रहे। तो अब आप आगे देखें तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। अब पहले क्या है, आपको हमने सारा बता दिया कि कैसे विद्युत का आवेश होता है, इतने एग्जाम्पल आपको दिए, प्रैक्टिकल किए, तो उनसे आपको समझ आ गया। अब आप ये देखें कि बिजली किस तरह से चमकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब आप एक चित्र भी देख रहे हो 15.5, इसमें क्या है, आवेश के संचय से तड़ित का होना। तो आवेश के संचय से जब होता है तो बिजली किस प्रकार कड़कती है, तो ये देखेंगे हम तड़ित की कहानी। कक्षा 7 में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। तो क्या होता है बच्चों कि जब तूफान बनते हैं तो जो वायु की धाराएं हैं वो कहाँ जाती हैं, ऊपर की ओर, और जब बारिश होती है तो जल की बूंदें कहाँ आती हैं, नीचे की ओर। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक होता है। तो दोनों ही जो हैं वो अलग अलग होती हैं। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाता है तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु है जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम ताड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से विद्युत विसर्जन होता है। जब तूफान बनते हैं तो वायु की धाराएं जो हैं ऊपर की ओर जाती हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदें ऊपर नहीं जाती, वो नीचे पृथ्वी पर आती हैं। तो इन दोनों में तो एक डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या होता है कि बादलों का जो ऊपरी किनारा है उस पर क्या होता है, एक धनावेश एकत्र हो जाता है, और ऋणावेश जो है बादलों के निचले किनारे पर एकत्र होता है। तो फिर क्या होता है, वो धरती के निकट जो होता है धनावेश का संचय होता है, और जब उसका संचय बहुत अधिक हो जाता है, जब कोई भी चीज़ एकदम से, जैसे इसकी कैपेसिटी है मान लो एक डिब्बे की, इसमें 1 किलो सामान आए तो उसमें 1 किलो ही सामान आएगा। जब आप 1 किलो से ज़्यादा डालोगे तो वो सामान नीचे बिखर जाएगा। इसी तरह से ही ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब धनावेश जो है वो बहुत ज़्यादा एकत्र हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, बादलों के निचले किनारे पर आ जाता है, और जब वो धरती के निकट होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो उसको रोक नहीं पाते हैं और फिर प्रकाश से चमकीली धारियां और ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसको हम तड़ित के रूप में देखते हैं और इसको हम विद्युत का विसर्जन भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ऐसे ये अच्छे से आगे देखो। आगे क्या है, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया 2 अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों
की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है और हमें इसके उपाय और इससे बचाव के लिए कार्य करना आवश्यक होता है। तो अब क्या है, यह विद्युत विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है ये दो और अधिक बादलों के बीच में होती है और यह बादल और पृथ्वी के बीच में होती है। अब प्राचीन काल के लोग तो डर जाते थे कि भगवान नाराज़ हो गए हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या कर रहे हैं कि घोर इसके ऊपर बहुत अच्छा जो है परिश्रम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, ताकि वो ये बताएं कि जब जो है ये बिजली पृथ्वी पर गिरे तो जीवन और जो ये हमारी संपत्ति का नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, इससे बचने के वो उपाय ढूंढ रहे हैं। अब आगे देखें, तड़ित से सुरक्षा। अब तड़ित से बिजली गिरने से सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है? तड़ित अथवा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। तो आप जैसे जब बिजली कड़क रही होती है, तूफान आ रहा होता है, तो आपको खुले में नहीं जाना चाहिए। गरज सुनना, जब भी आप ऐसे सुनो कि बहुत ज़ोर से बिजली गरज रही है, तूफान आ रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद जब तक आपको यह जो गर्जना समाप्त नहीं हो जाती तब तक उस सुरक्षित स्थान पर ही रहना चाहिए। तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि बिजली जब भी गिरेगी वो किसी खुले स्थान पर या कहीं पर भी गिर सकती है, लेकिन अगर आप किसी कमरे में बंद हैं तो वो छत पर गिरेगी। इससे आपको जान का बचाव हो जाएगा। आगे देखें, सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस पर यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर भी आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तो समझ में आया कि जैसे आप जब ऐसे बिजली कड़क रही हो तो आप किसी घर में आश्रय ले ले, और जब अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो उस यात्रा वाले वाहन में की खिड़कियां और दरवाजे आपको बंद रखने चाहिए। आगे देखें, तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। जब बिजली चमक रही हो तब आपको क्या करना चाहिए? बाहर खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। जब आप बाहर हैं तो बाहर में, जैसे आप किसी खुली गाड़ी में घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, ट्रैक्टर पर है, और ऐसी बहुत सी मशीनें होती हैं जो ऐसे खुली पड़ी हैं, और इन चीज़ों में आप सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान ताड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। समझ में आ गया? खुली जगह जैसे पार्क में आप चले जाओगे तब भी आप सुरक्षा से रहित रहोगे। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। आप सोचो कि हम छाता लेके चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहें। ज़मीन पर न लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखें। ये चित्र 15.6 है। आप इसमें देखिए ये व्यक्ति किस तरह से बैठा है। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। समझ में आ गया कि आप इस तरह से बैठिएगा। जब आप खुले में, आपके आसपास कुछ नहीं है, तो आपको इस तरह से बैठना है। घर के भीतर, अब घर के भीतर कैसे सुरक्षा होती है? तड़ित
टेलीफोन की तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकते हैं। जब बिजली चमकती है तो वह सबसे पहले किस पर है? तारों पर गिर सकती है, क्योंकि तारों में करंट होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे ही ना, इसीलिए तड़ित झंझा के समय हमें इनको नहीं छूना चाहिए। कहते हैं ना कि जब बारिश आ रही हो या तूफान हो तो बिजली की तारों से दूर रहना चाहिए, तो हमें इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। वो क्या कहते हैं, अब जैसे आप आज के समय में तो हर एक के घर में मोबाइल फ़ोन होते हैं या एक को वायरलेस फ़ोन भी आते हैं, तो आपको इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, अपितु उनका नहीं जो जिनके साथ तारें लगी हुई हों। परंतु यह बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टाइम फ़ोन का ही प्रयोग करना है। आपको तो नहीं पता सामने वाले के पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, या वो उसका जो फ़ोन है वो तार से जुड़ा हुआ है, तो उस समय आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करना अच्छी बात नहीं होगी। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए ताड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। मतलब जितने भी घर में आपके उपकरण है, जैसे टीवी है वो प्लग लगा के तभी चलता है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सब के प्लग जो है उस समय पर निकाल देने चाहिए। आगे देखिए, तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन की काफी गहराई तक दबा देते हैं। 15.7 चित्र में आप देखें, धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाली धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब ये देखो, तड़ित चालक का ये जो चित्र मैं आपको कह रही थी, ये पहले आप चित्र देखिए। जमीन के अंदर वो जा रहा है लोहे का हिस्सा, और किस तरह से वो ऊपर एकदम बाहर निकला हुआ है, तो आपको इससे स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब ये आपने देख लिया चित्र, तो तभी आपको बोला था ना कि आपके आसपास कोई घर बन रहा हो तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं कि जब भवन बनाते हो, आप बिल्डिंग इतनी ऊंची बना रहे हो, अगर ये बिजली गिरे, बहुत तेज़ तूफान आए, तो इसके बचाव के लिए आपने क्या किया है। तो वो इस तरह से लोहे के जाल से बनाते हैं। वो एक जाल का हिस्सा जो होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है और एक उसका बाहर हवा में होता है। तो समझ में आ गया आपको ये। आगे देखिए, आगे है हमारा भूकंप। तो भूकंप कैसे आते हैं? आपने अभी ताड़ित झंझा तथा ताड़ित के विषय में अध्ययन किया। अभी तक आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? बिजली क्या होती है, बिजली कैसे गिरती है, बिजली कैसे बनती है, इससे बचने के उपाय, ये सब आपने पढ़ा। अब है भूकंप। अब भूकंप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। तो अभी तक आपने ये देखा था। अब है चक्रवात। चक्रवात भी उठते हैं, पर क्या है कि मौसम विभाग तो ये जानकारी दे देता है कि चक्रवात आने वाला है, इतनी ऊंचाई पर आएगा, इसकी लहरों की तरंगें इतनी होंगी, लेकिन
क्या होता है, ये हमारे यहाँ बहुत विनाश कर देता है और इस विनाश से और जीवन की संपत्ति की बड़े पैमाने पर जो है हमारा नुकसान होता है। देखें, यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास क्या होता है, समय होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये चक्रवात आते हैं तो पहले ही इसकी सूचना मिल जाती है कि ऐसे ऐसे चक्रवात आएगा, तो क्या होता है कि मनुष्य जो है इनसे बचाव के लिए उपाय ढूंढने शुरू कर देते हैं, उस स्थान से दूर चले जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है, तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। अब क्या होता है कि चक्रवातों की तो जो है भविष्यवाणी हो जाती है मौसम विभाग द्वारा, लेकिन भूकंप एक ऐसी वो है जिसके बारे में आज तक मनुष्य जो है भविष्यवाणी नहीं कर पाया है। यह जब भूकंप आते हैं और बहुत तीव्र गति से आते हैं तो इसमें बहुत ही जो है जान माल का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपको याद होगा 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर चित्र 5.8 के उरी तथा तंगाधर शहरों में एक बड़े भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। तो यह जो हमारे यहाँ पर 2 बड़े भूकंप आए हैं, इनमें से उभरना मनुष्य मानव जाति के लिए बहुत ही कठिन था। पहला था 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर में, और दूसरा आया था 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप। कहाँ आया था? भुज में, गुजरात के। आगे देखो, ये आपको चित्र भी दिखाया गया है। इस चित्र में कश्मीर में ये भूकंप का चित्र है। ये देखो कितनी इमारतें, घर पानी ज़मीन में धंस गए थे। अब आप देखें क्रियाकलाप। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा अपार क्षति के बारे में आप पूछ सकते हैं। उस समय के समाचार तथा पत्रिकाओं से भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र आप इकट्ठे करें और इन पर एक रिपोर्ट बनाएं। कितनी क्षति हुई थी इसके बारे में आप लिखें। तो आगे देखें, भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी की भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं और इसके अलावा क्या होता है, प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों की असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। महासागर के चारों ओर के तटवर्तीय क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। तो बच्चों, जो ये भूकंप होते हैं इसके बारे में कि ये भूकंप क्या होते हैं। भूकंप जो है वो पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है और ये क्या करता है, यह पृथ्वी के जो अंदर की गहराई में है के अंदर हमारी पृथ्वी में बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं जिसके कारण यह उत्पन्न होते हैं। और भूकंप जो है हर समय क्या होता है,
सब जगहों पर हल्के हल्के महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े भूकंप है, ये बहुत ही वर्षों बाद आते हैं, लेकिन यह जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर हानि पहुँचाते हैं। तो आपने देखा भूकंपों से क्या होता है, फिर भूकंप आ जाते हैं तो उसके बाद बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है और सुनामी भी आ सकती है। अब जब जैसे 2001 में भूकंप आया तो उसके बाद क्या हुआ, 26 दिसंबर को 2000 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई, जिसने महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या किया, अपार हानि पहुंचाई। अब आगे देखें क्रियाकलाप 15.6। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान को आपने क्या करना है, एकत्र करके उसके ऊपर लिखना है। और अब आगे देखें भूकंप का कारण क्या है। अब इसमें बच्चा कह रहा है, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी थी। जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य होता है? देखो बच्चों, जो पहले के समय में तो इतना ज्ञान नहीं था, वैज्ञानिक खोज जब बहुत समय बाद वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तो पहले के जो उस समय में जब इतनी अधिक जानकारी नहीं होती थी, लोग नहीं पढ़े होते थे, तो ऐसी कहानियाँ बनाते थे। तो उसमें से एक कहानी उसकी दादी ने बच्चे को सुनाई। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, उनकी धारणा मनगढ़ंत होती थी। तो बूझो की दादी ने भी उसको यही कहानी सुनाई। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार कहानियाँ प्रचलित थी। तो क्या थी, पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं? अब ये देखिए, अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। अब आप यह चित्र देख रहे हैं 15.9। इसमें क्या दिखाया गया है, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में क्या है, आप एक गोला देख रहे हैं, उसके अंदर एक आंतरिक कोड है, वो पीले रंग का है। फिर उसके बाद एक गहरे लाल रंग की है, वो बाह्य कोड है। फिर उसके बाद एक संतरी रंग का है, वो क्या है, परवार है। और फिर सबसे आखिर में एक लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। तो पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। अब आपने देख लिया इसके पृथ्वी की संरचना, आपने देख ली कि आंतरिक कोड है, फिर बाह्य कोड है, फिर परवार है, फिर उसके बाद भूपर्पटी है। तो प्रत्येक टुकड़े को वो क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। चित्र 15.10 में देखिए, ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। चित्र 15.11। तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंपन के रूप में दिखाई देता है। अब ये पृथ्वी की प्लेटों की गतियां देखो आप, किस तरह से ये एक दूसरे से रगड़ती हुई प्लेट है, टकरती हुई प्लेट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? अब देखो वैज्ञानिकों ने कितना इसके ऊपर सर्च किया कि ये भूकंप क्यों आते हैं, तो वो कहता है कि इसके बारे में वो भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकते। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, हम ये कारण तो हमने पता लगा लिया कि भूकंप क्यों आता है, लेकिन क्या होता है कि यह अभी तक संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की वो भविष्यवाणी कर सके। अब वैज्ञानिकों ने ये तो पता लगा लिया ना कि भूकंप क्यों आते हैं, लेकिन अब उनके लिए
यह पता लगाना मुश्किल है कि भविष्य कि भूकंप कब आएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोट से भी भूस्खलन उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्खलन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। कई बार कहते हैं ना कि नीचे ज्वालामुखी फटता है, ये होता है, उसके कारण भी भूकंप आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भूकंप होते हैं वो पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण ही आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन से हैं? जहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती हैं वो क्षेत्र हैं हमारे कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान का सिंह गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो जब कौन से ये वाले क्षेत्र आपको हमने बताए हैं जहाँ पर जो है भूकंप आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अब आप ये मानचित्र देखिए, इसमें क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ क्या हैं वो इस मानचित्र में दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर हिमालय दिखाया गया है, गंगा का मैदान है, तिब्बत के पठार हैं, ऐसे चारों दिशाओं से आपको यह दिखाया जा रहा है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जा सकता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण कितना था? 7.5 से अधिक था। तो जो हानिकारक होते हैं उनका रिएक्टर परिमाण 7 या 7 से अधिक होता है। अब आपने देखा कि भुज और कश्मीर में आए थे, उनकी जो गति थी वो 7.5 से भी ज़्यादा नापी गई थी। अब आगे देखते हैं हम। भूस्खलन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंपी लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अब चित्र 15.13 यह उपकरण मात्र एक कंपायन छड़ तथा लोलक होता है जो भूस्खलन आने पर दोलन कंपन करने लगते हैं। इसके कंपायन तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 15.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुभव भी लगा सकते हैं। अब आप चित्र 15.13 में देखिए, भूकंपी लेखी उपकरण ये बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, चार्ट पेपर नीचे है और ऊपर घूर्णी ड्रम है, फिर लोलक का गुल्लक आप देख रहे हो, पेन देख रहे हो, डोरी से किस प्रकार उसको उस पर लटकाया गया है और साथ में एक टेक लगाया गया है और नीचे उसका ये पूरा वो माप यंत्र दिया गया है। फिर है भूकंप का चित्र, और जब भूकंप आता है तो उसका फोकस क्या होता है वो आप 15.14 में देख सकते हो।
तो विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल का एक अन्य उदाहरण है। रेक्टियर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा। इसीलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। तो देखा आपने कि भूकंप जो है वो कितना विनाशकारी कब कैसे होता है, जब उसकी जो है ऊर्जा कितनी बताई गई है यहाँ पर 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुना और 6 का परिमाण भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4, तो वो 1000 गुना अधिक होती है। तो अब आगे देखें भूकंप से बचाव, कि जब भूकंप आता है तो आपको उससे बचाव कैसे करना है। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपीय क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका रहती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। इन क्षेत्रों के भवनों का डिज़ाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकते हैं। उचित यह है कि भवन के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श आप कर सकते हैं और उस तरह से आप अपने घरों को बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा क्या करना चाहिए, मिट्टी और अच्छी लकड़ी का उपयोग जो है वो अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो जो है जान माल का नुकसान ना हो। अलमारियाँ इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वह आसानी से ना गिरे। आज के समय में आप देख रहे हो जो घर बनते हैं उनमें क्या है, दीवारों में ही अलमारियाँ बना दी जाती हैं, जो कि एक सुरक्षा के लिए हमारे लिए अच्छी बात है। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, जैसे जल तापक क्या होता है, गीज़र को बोलते हैं, आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आए तो यह लोगों पर ना गिरे। और फिर इसके बाद क्या है, चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों को, विशेषकर ऊंची इमारतों में, अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। तो समझ में आ गया आपको ये कि किस तरह से जो है भूकंप से बचने के लिए हमें अपने घरों में सजावट का सामान इस तरह लटकाना या रखना चाहिए कि वो गिरे ना। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप घर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किसी मेज के नीचे आश्रय ले, जब तक भूकंप आ रहा है आपको किसी मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए और ऊंची वस्तु, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आपके ऊपर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर बैठे हैं तो उठे नहीं और अपने सिर का तकिए से बचाव करें। अपने सिर के ऊपर आप तकिया रख लें जिससे कि अगर कोई भी चीज़ गिरे तो उससे आपको चोट ना पहुँचे। यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है,
तब आपको क्या करना है, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर हो जाना चाहिए। किसी खुले स्थान को ढूंढकर और धरती पर लेट जाना चाहिए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले आप बाहर ना निकलें। तो समझ में आ गया आपको इससे बचाव के कार्य। अब देखें इसमें प्रमुख शब्द कौन से आए थे आपके पाठ में। भूपर्पटी, विसर्जन, पृथ्वी की प्लेट, भूकंप, विद्युतदर्शी, तड़ित, तड़ित चालक, ऋणावेश, धनावेश, रिएक्टर पैमाना और भूकंप लेखी, गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी और भूस्पंदन। अब क्या है, आपने इस पाठ में क्या सीखा, अब ये आपको मुख्य पॉइंट है जो आपने इस पाठ में पढ़ा है उसके बारे में। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसमर्पण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रमण क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों, ये आपने इस पाठ में पढ़ा और इनके बारे में आपने अच्छे से समझा। तो अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता। तो इसके आपको दिए हुए हैं, जैसे प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो इसका उत्तर है ऊनी वस्त्र। दूसरा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, अब इसके आगे आपको विकल्प दिए हुए हैं, तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। ऋणावेश वेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका उत्तर है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। तो पहला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके सामने आप लिखेंगे एफ। टी का मतलब बच्चों यहाँ पर है ट्रू,
एफ का मतलब फॉल्स, मतलब ये बात सही है ट्रू, ये बात गलत है एफ फॉल्स। अब हमारा दूसरा है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, इसका उत्तर है ट्रू। अब तीसरा है हमारा तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, इसका उत्तर है फॉल्स। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, इसका उत्तर है एफ। अगला प्रश्न है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय हमारी त्वचा से रगड़ के कारण बाल खड़े हो जाते हैं। स्थिति आवेशों के एकत्रित होने के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है और साथ ही साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। यह तड़ित के समक्ष घटना मानी जा सकती है। अगला प्रश्न आप देखें, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है और हमारे शरीर में स्थानांतरित करती है, जो कि पैरों से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। इससे भूसंक्रमण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंपी लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो इसका उत्तर है रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हाँ, इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। आगे है प्रश्न तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाएं। इसका उत्तर है यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को न छुएं। स्नान न करें। अगला प्रश्न है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि सजातीय आवेश सदैव परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। विजातीय आवेश सदैव आकर्षित होते हैं, इसीलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। इसका उत्तर है एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढकें, गत्ते के बीच में छेद करें, चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। इसके बाद 4 × 1 सेंटीमीटर साइज़ की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं। इसे गत्ते के अंदर लंबवत डालें। आवेशित रिफिल को पेपर विल्प के सिरे से स्पर्श करें। सजातीय आवेश वाली पट्टियाँ परस्पर प्रतिकर्षित करती हैं, जिस कारण
दूर होती हैं, फलस्वरूप फैल जाती हैं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। तो यह आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भी आपको यही दिखाया गया है। आगे देखें प्रश्न, भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। उत्तर है कश्मीर, कच्छ का रण, गुजरात, राजस्थान। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। अगला प्रश्न, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? इसका उत्तर है यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानियां बरतेंगे। भवनों, वृक्षों और ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। अगला प्रश्न है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है तो त्वरित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे। त्वरित झंझा विद्युत विसर्जन का एक प्रकार है और हम जानते हैं कि धातु विद्युत की संचालक होती है। छाते की डंडी भी धातु की बनी होती है, अतः त्वरित उसकी डंडी पर आघात कर सकती है। तो यह हमारा प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया। अब हम आपको अगले पाठ पर मिलते हैं। प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में